चलिए मैं आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना सिखा रहा था। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए मैंने आपसे कहा था पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है pypy.org। यहाँ से आप कोई भी ऐसी लाइब्रेरी जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको मैनुअली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वेबसाइट पर आप अपने कंप्यूटर से कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए कोई भी लाइब्रेरी जो यहाँ पर प्रेजेंट है आप उसको इजीली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है विकिपीडिया। तो विकिपीडिया लाइब्रेरी का पर्पस है कि आप अपने पाइथन प्रोग्राम में विकिपीडिया पर अगर कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप इस लाइब्रेरी का यूज़ करके कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस लाइब्रेरी को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, कर सकते हैं बट हम ऐसा जनरली नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं कि आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर इसकी फाइल आपकी जो भी होगी वो डाउनलोड होकर यहाँ पर आएगी। अब ये जो फाइल आई है डाउनलोड होकर इसको आप अनपैक करेंगे। अनपैक करने के बाद देखो ये आई है आपके डाउनलोड फोल्डर में आके सेव हो गई। अब आप इसे राइट क्लिक करके अनपैक करेंगे, फिर इसको अनपैक होकर जो मिला है उसे कॉपी करके पेस्ट करने चलेंगे सी के अंदर लाइब्रेरी फोल्डर जहाँ पाइथन में हमने देखा था। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हमसे कहा कि आप ऐसा ना करें। आप क्या करें, अपने कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, सर्च बार में जाएं, लिखें CMD, एंटर करेंगे। इससे आपके कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा लेता हूँ। तो अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पर आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी जो pypy.org पर अवेलेबल है वहां से डाउनलोड करने की कमांड लिख सकते हैं और उस कमांड का नाम होता है पिप, PIP। PIP की फुल फॉर्म है पाइथन इंडेक्स पैकेज, ठीक है। तो ये कमांड क्या करेगी, हमारा ये कमांड आपसे उस लाइब्रेरी का नाम पूछेगी। इंस्टॉल के बाद पिप कमांड हो गई, उसके आगे इंस्टॉल लिखना है और फिर उस लाइब्रेरी का नाम जिसको आप pypy.org वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते थे तो यहाँ पर हम लिख देंगे विकिपीडिया। अगर ये स्पेलिंग गलत हो गई, नाम आपने बाई मिस्टेक कुछ और लिख दिया, तो देखो अगर वो उस नाम की लाइब्रेरी है pypy.org पर तो डाउनलोड हो जाएगी, और अगर नहीं है तो मैसेज लिख कर आ जाएगा कि ये तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर, हमारा नो मैचिंग फाउंड ऐसे करके लिख कर आ जाएगा। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है जो हमें ध्यान रखने होते हैं। पहला क्वेश्चन कि जो ये विकिपीडिया लाइब्रेरी डाउनलोड होगी तो ऐसा हो सकता है कि इस विकिपीडिया लाइब्रेरी के मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हों। जिन लोगों ने विकिपीडिया लाइब्रेरी पहली बार बनाई होगी, ऐसा नहीं है ना कि तब से लेकर आज तक वही एज इट इज यूज हो रही है। समय के साथ उन लोगों ने भी इस लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर किया होगा। तो विकिपीडिया लाइब्रेरी के भी क्या आएंगे, अपने अपने वर्जन होंगे। तो जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, हर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का अपना एक वर्जन है। जैसे पाइथन का वर्जन है उसी तरह से हर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का भी अपना वर्जन होता है। तो आपको यहाँ पर डबल इक्वल टू लगाकर इस लाइब्रेरी का वर्जन मेंशन करना होगा कि कौन सा वर्जन है जो आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि विकिपीडिया लाइब्रेरी के कौन कौन से वर्जन आए हैं और सबसे लेटेस्ट वर्जन का नाम क्या है, क्योंकि हमने तो ये बनाई नहीं। तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है।
कि आप यहाँ पर कोई ऐसा वर्जन लिख दो जो होगा ही नहीं, तो ये एक ऐसा वर्जन है जो है ही नहीं। ठीक है, अब अगर मैं एंटर करूंगा तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है तो पहली एरर आ जाएगी, कनेक्शन एरर करके आपका कमांड बंद हो जाएगी। और अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो ये कमांड इस वेबसाइट के साथ py.org वेबसाइट के साथ कनेक्शन बनाएगी और वहां पर जाके इस नाम के लाइब्रेरी को सर्च किया जाएगा जिसका वर्जन ये जो मेंशन किया गया है वो है। अगर लाइब्रेरी मिल गई बट ये वर्जन नहीं मिला तो आपको पॉसिबल वर्जन जो भी अवेलेबल हैं इस लाइब्रेरी के उनकी लिस्ट आपको दिखा दी जाएगी। उनमें से फिर आप अपना वर्जन सेलेक्ट करके दोबारा पिप इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कर दिया अभी, तो एरर आया, कुड नॉट फाइंड ए वर्जन दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। अवेलेबल वर्जन कौन कौन से हैं? 0.94, 0.9.5, 0.9.5, तो ये आपके वर्जन हैं। तो 1.0, 1.1, तो ये आप अपने वर्जन को स्पेसिफाई कर सकते हो। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक का यूज करके हम किसी भी लाइब्रेरी के जितने पॉसिबल वर्जन हैं हम उनको एटलीस्ट देख पा रहे हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, आपको उस वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे जाके पढ़कर आपको आना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये एक शॉर्ट और फास्ट तरीका होता है। अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा 1.0.1 मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1.0.1। अब अगर आप इस बात को लेकर रेडी हैं कि आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड होना चाहिए तो आपको फिर वर्जन बताने की नीड नहीं है। तो जब सिर्फ लाइब्रेरी का नाम आप बताते हैं तो उस लाइब्रेरी का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगा py.org वेबसाइट पर वो आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर दिया जाएगा। तो हम 10 में 10 बार शायद ऐसा लिखेंगे। बहुत रेयर केस ऐसा होगा कि हम किसी लाइब्रेरी का लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट ना करके किसी पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपके कंप्यूटर में पाइथन पुरानी है। मान लीजिए आप पाइथन 3.5 पर काम कर रहे थे, कोई वजह थी ऐसा करने की आपके पास। अब पाइथन 3.5 पर जो भी लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करेंगे वो वही हो सकती हैं जो पाइथन 3.5 को हमारा जानती हो, उसके कंपैटिबल हो। अगर विकिपीडिया का लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड करा, अब वो 3.9 के फीचर का यूज करके बनाई गई है लाइब्रेरी, तो 3.5 पर चल कैसे सकते हैं, एरर आ जाएगी हमारी। तो अब आपको मजबूरी में क्या करना होगा, इस लाइब्रेरी का वो वर्जन डाउनलोड करना होगा जो 3.5 के कंपैटिबल होगा। अभी हमें पता ही नहीं होगा, हमें हिट एंड ट्रायल करके चला चला के देखना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज आएगा जब अभी आप पाइथन के लेटेस्ट वर्जन की जगह पर पाइथन के पुराने वर्जन पे काम करने लगे तो हर लाइब्रेरी आप पिप इंस्टॉल करके इतना लिखने से आप डाउनलोड नहीं करेंगे, आपको उस समय वर्जन स्पेसिफिक यहाँ बताना पड़ जाता है ना। जब तक हम ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ने वाले तब तक हम वर्जन भी नहीं बता रहे। जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो अपने आप आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, मेरे कंप्यूटर में मैंने 3 पाइथन इंस्टॉल सबके साथ ये डाउनलोड हो जाएगी या किसी पर्टिकुलर पाइथन वर्जन में ही इसका यूज किया जा सकता है? आंसर आया, किसी पर्टिकुलर वर्जन में ही इसका यूज किया जा सकता है। तो अब मान लीजिए जैसा आपने कहा कि लेट अस सपोज हमारे कंप्यूटर में 3.8 भी इंस्टॉल है, 3.5 भी इंस्टॉल है और आपका 3.11 भी इंस्टॉल है। ठीक है, तो अब जब हम पिप कमांड चलाएंगे तो ये लाइब्रेरी किस पाइथन वर्जन पे हमारा इंस्टॉल होगी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा उस पर इंस्टॉल होगी। तो फिर कैसे पता चलेगा?
तो आप पहले इस कमांड को लिखने से पहले, यानी ये कमांड बाद में लिखेंगे, अब आप पहले लिखेंगे यहाँ पर पाइथन स्पेस डबल डैश वर्जन। इससे क्या पता चलेगा कि कमांड प्रॉम्प्ट पर पाइथन का अभी कौन सा वर्जन एक्टिवेट है। तो कौन सा है, 3.11। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई कमांड लिखूंगा ऐसे करके, तो ये कमांड पाइथन 3.11 पे जाके आपका इंस्टॉल करेगी, इन दोनों पर नहीं। तो अगर आपने इस कमांड को लिखने के बाद इस लाइब्रेरी का यूज करा तो वो प्रोग्राम इस वर्जन पे तो चलेगा, बाकी और पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो उन पर अभी भी नहीं चलेगा। अब मान लीजिए सर मुझे स्पेसिफिक ही इंस्टॉल करना है, तो आप पिप के साथ वर्जन को स्पेसिफाई कर दीजिए 3.5 या 3.8 या 3.11। तो आप ऐसा तब जरूर करें जब आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा पाइथन के वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, ये उन लोगों को हेल्प करेगा जिन्होंने अपने आप से पहले से पाइथन पढ़ी हुई है और उन्होंने पाइथन का कोई स्पेसिफिक एडिटर डाउनलोड किया हुआ है, लाइक पाइचार्म या VS कोड या जुपिटर एनाकोंडा। तो उनके कंप्यूटर में माइट भी 2-3 वर्जन पाइथन के वो नहीं जानते हैं, आ गए होंगे। तो उस सिचुएशन को आप ऐसे डील कर पाएंगे। और अगर आपके पास वही पाइथन इंस्टॉल है जो मैंने आपको कराई थी पहली क्लास में, तो आपके में ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। एक ही पाइथन मेरे लैपटॉप में, उसी में जाकर आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो पिप के आगे भी आपको क्या लिखना होगा, वर्जन मेंशन करना होगा। ठीक है, पिप 3.11 इंस्टॉल विकीपीडिया, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। आप बिना वर्जन के भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट वो आपके पाइथन में जो एक्टिवेटेड है अभी कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, उसमें जाके लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। चलो एंटर करते हैं। तो मेरे में लिखकर आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये मैसेज तब आएगा जब ये लाइब्रेरी आपने पहले कभी अपने पाइथन के इस वर्जन में इंस्टॉल करी होगी। माइट भी मैंने किसी दूसरे बैच में ये जब सिखाया होगा तो मैंने पहले इंस्टॉल करा होगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि किसी भी लाइब्रेरी को मैं अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ, अनइंस्टॉल। तो अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, आप उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप पिप अनइंस्टॉल विकीपीडिया लिख सकते हैं। तो पाइथन का जो 3.11 वर्जन होगा आपके कंप्यूटर में, वहां से ये लाइब्रेरी अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो अनइंस्टॉलिंग विकीपीडिया, क्या आप इसे रिमूव करना चाहते हैं? यस, बाई प्रेस कर दिया, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल। तो मेरे वर्जन, मेरे कंप्यूटर में जो था वो कौन सा था, 1.4। ये आपका अनइंस्टॉल होता है। अब सर दोबारा इंस्टॉल करना हो तो आप फिर से लिख सकते हैं पिप 3.11 इंस्टॉल विकीपीडिया, कलेक्टिंग विकीपीडिया, और ये आपका इस बार इंस्टॉलिंग और सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड विकीपीडिया लिखकर आ। ठीक है, तो अभी भी सर बीच बीच में हम देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखकर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि विकीपीडिया लाइब्रेरी को अपना काम करने के लिए जो सपोर्टिंग और लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, उनको भी ये डाउनलोड अपना कर रही थी, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में पहले से ही है, इसलिए इसने अपनी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज को डाउनलोड नहीं करा, क्योंकि वो आपके में पहले से ही है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस लाइब्रेरी को आप डाउनलोड कर रहे हैं वो अपना काम करने के लिए कुछ और लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट है। तो या तो आपके कंप्यूटर में वो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जिस लाइब्रेरी को आप डाउनलोड कर रहे हैं वो लाइब्रेरी अटेम्प्ट कर सकती है अपनी डिपेंडेंसी को डाउनलोड करने की। अगर उसने अटेम्प्ट नहीं करा तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसकी डिपेंडेंसी को भी आपको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मेरे कंप्यूटर पे विकीपीडिया लाइब्रेरी 3.11 वर्जन में इंस्टॉल हो गई। अब मैं इसका यूज कैसे करूंगा वो देख।
तो यहाँ पर जैसे हम इंपोर्ट करते थे अपने मॉड्यूल को, ऐसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो अब थोड़ा सा सीखना होगा कि जब हम पिप इंस्टॉल के आगे लिखते हैं तो ये हमारी लाइब्रेरी का नाम होता है। अब ये लाइब्रेरी हमें नहीं पता एक मॉड्यूल की तरह मिल रही है, एक पैकेज की तरह मिल रही है, या एक फ्रेमवर्क की तरह मिल रही है। तो ये इस समय ये तीनों में से कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब जब हम कोड में जाएंगे तो हमें उस लाइब्रेरी के अंदर जो मॉड्यूल होता है एक्चुअल में उसको इंपोर्ट करना होगा। तो कोइंसिडेंटली विकिपीडिया लाइब्रेरी के अंदर जो मॉड्यूल आता है उसका नाम भी क्या है, विकिपीडिया है। तो आप लिखेंगे इंपोर्ट विकिपीडिया। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है और जिस नाम से इंस्टॉल करी है, इंपोर्ट जब करेंगे तो सेम नाम से करेंगे, नहीं। यहाँ पर हम लिखते हैं मॉड्यूल का नाम और वहां पर हम लिखते हैं लाइब्रेरी का नाम। लाइब्रेरी का नाम मॉड्यूल का नाम भी हो सकता है, पैकेज का नाम भी हो सकता है और फ्रेमवर्क का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें सीखना पड़ेगा, पहले से हमें नहीं आता हो। तो इंपोर्ट कर दिया विकिपीडिया, और नाम थोड़ा बड़ा है तो इसको एक एलियास दे दिया, मान लो WK। अब इस विकिपीडिया लाइब्रेरी के अंदर कितने फंक्शंस हैं हमें क्या पता। तो बनाने वाले ने इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाया होगा, हम हेल्प लगाकर उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, हमारी समझ में आ जाएगा इसमें कितने फंक्शंस हैं, किस फंक्शन से क्या काम होता है। हम एक फंक्शन पढ़ लेते हैं जिसका ज्यादा यूज होता है, जो मुझे आता है, तो उसका नाम है हमारा समरी। समरी फंक्शन क्या कह रहा है कि आप मुझे कोई टेक्स्ट दो जिसको आप विकिपीडिया पर सर्च करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज। अब जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन को सर्च करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन हुआ तो विकिपीडिया की वेबसाइट से कनेक्शन बनाएगा ये प्रोग्राम, और उस वेबसाइट पर इस नाम का पेज सर्च करेगा। तो विकिपीडिया बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन है। तो विकिपीडिया पर अगर कोई पेज ऐसा है जिसका नाम पाइथन लैंग्वेज है, तो उस पेज का जो भी कंटेंट होगा उसको पढ़कर हमें दे दिया जाएगा। तो जो भी इस पेज का आपका रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा, फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस चीज को विकिपीडिया पर मैन्युअली सर्च करके दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है जब इसको हम सर्च करेंगे। तो पाइथन लैंग्वेज को अगर मैं गूगल के एड्रेस पे सर्च करूंगा तो गूगल क्या करेगा, जो भी वेबसाइट दुनिया भर में अवेलेबल हैं उनमें जहां जहां पाइथन लैंग्वेज लिखा है उनके लिंक लाकर दे देगा। उनमें से सबसे पहला लिंक लाकर किसका देगा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्टिमाइज करी गई होगी। तो पहला दूसरा तीसरा कुछ ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं सर्च में लिख दूं पाइथन लैंग्वेज विकिपीडिया, तो इससे क्या होता है, सबसे पहला लिंक जो आएगा वो विकिपीडिया की वेबसाइट का ही आएगा, बाकी फिर बाद में और आएंगे। तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। विकिपीडिया को थोड़ा सा अथेंटिक लोग मानते हैं, रिलायबल मानते हैं। अगर आप कोई हिस्टोरिकल फैक्ट पता करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इन्होंने बताया कि पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी डिजाइन फिलॉसफी ऐसी है, पाइथन डायनेमिक टाइप है, समथिंग समथिंग समथिंग। अब मैं अपने पाइथन प्रोग्राम में भी यही कर रहा हूँ, जो मैंने अभी सर्च करा था गूगल ब्राउजर पे जाके। अब वो चीज, ये मेरा प्रोग्राम है तो ये प्रोग्राम लाइक के ब्राउजर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने यही दिया सर्च करने, देखते हैं क्या वो रिजल्ट वही लेकर आता जो अभी हमने देखा था या कुछ और लेकर आएगा। इंटरनेट होना चाहिए, है ना। सेम आई गेस रिजल्ट आ रहा है। पाइथन इज हाई लेवल जनरल पर्पस लैंग्वेज, डिजाइन फिलॉसफी समथिंग समथिंग। तो सर ऐसे तो हम विकिपीडिया सर्च का एक मिनी प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। कहा जो लॉजिकल पार्ट है वो 3 लाइन का है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना इंटरफेस बताना है। इंटरफेस का मतलब, अब आप यूजर से जो भी सर्च करना है वो मांगेंगे, पहले से प्रोग्राम में थोड़ी लिखेंगे। तो सर इस काम को तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ।
एक काम करते हैं, यूजर से जो भी टेक्स्ट आपको सर्च करना है इनपुट कर लेते हैं, पहले से हम स्पेसिफाई नहीं करते। एंटर टेक्स्ट, और उसके बाद पाइथन लैंग्वेज की जगह पर जो यूजर ने टेक्स्ट दिया है वो हम पास कर देते हैं। एंटर टेक्स्ट, जावा लैंग्वेज, जावा के बारे में पूरी कहानी आ गई। हम अपने आउटपुट को लिमिट कर सकते हैं। लिमिट का मतलब है कि आप यहाँ बता सकते हैं कि हमें कितने सेंटेंसेस अपने रिजल्ट में रखने हैं। अगर आपको लगता है आपका जो टेक्स्ट सर्च होकर आया है रिजल्ट काफ़ी बड़ा है तो आप उसके सेंटेंसेस लिमिट कर सकते हैं। तब मैं जो भी सर्च करूंगा उसका रिजल्ट 3 सेंटेंसेस तक हमें मिलेगा, आगे का इग्नोर हो जाएगा। तो आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। मान लो मैंने सचिन को सर्च करा, अब देखते हैं जो हम सोच रहे हैं विकिपीडिया पर भी सचिन का मतलब वही होता है तो वही आएगा, कुछ और होता है तो कुछ और आएगा। वही आ रहा है जो हम सोच रहे थे, सचिन रमेश तेंदुलकर, है ना। अब इसी तरह से अगर हम कोई और चीज, तो जो भी आप विकिपीडिया पर सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा चल जाएगा? तो मैं फिर से रिपीट यही कर रहा हूँ कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं उस नाम का विकिपीडिया पर पेज होना चाहिए। इस नाम का पेज अगर विकिपीडिया पर है तो उसका रिजल्ट मिलेगा, और अगर नहीं है तो एरर आएगी, पेज नॉट फाउंड। ऐसा कोई पेज नहीं है विकिपीडिया के पास जो इस नाम का हो या उसके पेज के नाम में ये वर्ड कहीं आता हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर देखते हैं आउटपुट क्या हो, एरर आ गई, पेज एरर। ऐसा कोई पेज विकिपीडिया के पास नहीं है। तो अब आप जब इसको एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह किसी को देंगे तो उसे क्या पता सर्च करने वाले को, तो वो जब ऐसा मैसेज देखेगा तो थोड़ा उसे कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, तो आप उसे एक फ्रेंडली मैसेज दे सकते हैं, पेज नॉट फाउंड, एक लाइन का। तो वो हमें सीखना पड़ेगा कि इस तरह की एरर को कैसे हैंडल किया जा सकता है सो दैट यूजर को थोड़ा फ्रेंडली मैसेज एरर वाले दिखाई जा सकते। ठीक है, और अगर उसने गलत कर दिया तो उसको दोबारा बोलेंगे कि भाई आपने गलत दिया है, दोबारा दो। अभी वो सब नहीं है, अभी बस प्रोग्राम चलेगा, सही है तो रिजल्ट देकर बंद हो जाएगा, गलत है तो उसी समय प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम विकिपीडिया लाइब्रेरी का यूज करके इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। हेल्प लगाकर आप विकिपीडिया के फर्दर फंक्शंस को भी सीख सकते हैं। नहीं, अगर हमने ये प्रोग्राम मान लीजिए किसी को दिया तो हमें उसको एक फाइल साथ में देनी पड़ेगी, स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फाइल, जिसमें लिखना होगा कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इन मॉड्यूल्स को पहले आपको पिप इंस्टॉल अपने कंप्यूटर पे करना होगा, तब आप ये प्रोग्राम चला पाएंगे, वरना आप जब चलाएंगे तो आपके में एरर आएगी। तो आप ऐसे प्रोग्राम जिसमें आपने कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हुई हैं जब किसी को देंगे तो साथ में एक एक्स्ट्रा फाइल और बनाकर दें, रीड मी फाइल, डॉक्यूमेंटेशन फाइल, स्पेसिफिकेशन फाइल, जिसमें ये लिखोगे कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, तब जाके वो चला पाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और लाइब्रेरी है, वो भी शायद आई गेस मेरे में इंस्टॉल होगी, तो पहले मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो अगर आप YouTube से वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो पाइथन में उसकी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पाइट्यूब, पिप 3.11 पाइट्यूब, और इसके पहले आप लगाएंगे पिप 3.11 इंस्टॉल पाइट्यूब। तो पाइट्यूब लाइब्रेरी का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 12। ठीक है, ये वो लाइब्रेरी है
जिसमें कंपैटिबिलिटी के बहुत इश्यूज आते हैं। अगर आपके में पाइथन का वर्जन पुराना वाला होता तो ये वाला पाईट्यूब का लेटेस्ट वर्जन उस पर नहीं चलता। ठीक है, तो पाईट्यूब लाइब्रेरी में कई बार हमें पाईट्यूब के पुराने वर्जन डाउनलोड करने पड़ते हैं, 11, 10, 9, बेस्ड ऑन हमारा पाइथन वर्जन। ठीक है, बट अभी देखते हैं हमारा 3.11 पे क्या ये कंपैटिबल है या नहीं। तो अब कैसे करेंगे काम, बता समझते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे पाईट्यूब नाम का मॉड्यूल। अब इस पाईट्यूब मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है यूट्यूब। अभी मैंने आपको क्लास नहीं पढ़ाई है, तो अभी आप मान लीजिए यूट्यूब नाम का एक फंक्शन। तो पाईट्यूब मॉड्यूल के अंदर यूट्यूब नाम का एक फंक्शन है। ये फंक्शन कहेगा मुझे एज आर्गुमेंट वो यूआरएल पास करो जिस वीडियो को आप यूट्यूब से डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका यूआरएल आप मुझे बताओ। तो ये क्या करेगा यूट्यूब फंक्शन, उस यूआरएल पर जो वीडियो रखा है उसके साथ कनेक्शन बनाकर आपको दे देगा। तो आपके पास ये कनेक्शन आ गया। अगर ये कनेक्शन नहीं बना तो इसकी वजह ये हो सकती है या तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होगा, या ये यूआरएल आपने गलत दे रखा है, इस यूआरएल पर यूट्यूब पर कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए सब कुछ फाइन, तो कनेक्शन बनकर आपका तैयार हो। अब होता क्या है, चलो एक काम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। तो ड्यूकेट का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर कुछ वीडियोस हैं, तो उन्हीं में से एक वीडियो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ जिसका यूआरएल ये है। तो ड्यूकेट का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर कुछ वीडियोस रखी हैं, तो उसमें से एक पाइथन की वीडियो है ना। तो पाइथन की वीडियो का कनेक्शन हमने बनाकर एक बार प्रिंट करके देखते हैं बना या नहीं। कनेक्शन बन गया, यानी कि सब कुछ ठीक है। अब कोई भी वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोड करी जाती है, अगर आपने कभी अपना चैनल बनाया हो यूट्यूब पर तो, या नहीं बनाया है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप कोई वीडियो अपना यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो यूट्यूब उसे अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर करता है। लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, ये यूज़र फ्रेंडली टर्म्स हो गए। वास्तव में उनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कितने पिक्सल पर इतना एफपीएस रेट होगा, उसका इतना रेजोल्यूशन होगा। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारी वीडियो को 10-12 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यूट्यूब पर स्टोर किया जाता है, जिसको हम आसान भाषा में लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, एचडी क्वालिटी के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कनेक्शन बनाएंगे यूट्यूब से इस वीडियो का, तो आप जब डाउनलोड करेंगे तो कौन सा वाला फॉर्मेट का वीडियो डाउनलोड होगा, ऐसा नहीं होगा कि सारे डाउनलोड हो जाएंगे। आपको स्पेसिफिक होकर बताना पड़ेगा, लो क्वालिटी का चाहिए, हाई क्वालिटी का चाहिए, मीडियम का चाहिए, एचडी चाहिए, सिर्फ ऑडियो चाहिए, सिर्फ वीडियो चाहिए, बहुत फॉर्मेट है। तो हमने कहा पहले एक काम करते हैं, जिस वीडियो को हम डाउनलोड करना चाहते हैं यूट्यूब से, उसके कितने फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के पास, पहले हम वही ना देख लें, उनमें से जो पसंद आएगा उनमें से कोई एक डाउनलोड कर लेंगे फिर अपना। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम ये जो कनेक्शन बनाए हैं, इस कनेक्शन के ऊपर एक वेरिएबल है जिसको एक्सेस करेंगे, और उस वेरिएबल का नाम होगा स्ट्रिंग, जिनको हम अपनी लेमन टर्म में फॉर्मेट शब्द बोल रहे हैं, उसी को यूट्यूब के टर्म में स्ट्रिंग बोला जाता है। तो हम बोल रहे हैं इस वीडियो के 10 फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब बोलेगा मेरे पास इसकी 10 स्ट्रिंग्स अवेलेबल है ना। तो बोलने का फर्क हो गया, दोनों का साइंस एक ही है। तो कनेक्शन डॉट स्ट्रिंग से जितने भी फॉर्मेट्स हैं इस यूआरएल के जिसका कनेक्शन मैंने बनाया है, वो सारे फॉर्मेट एक लिस्ट में रखकर मुझे मिल जाते हैं। अब इस लिस्ट
से एक एक फॉर्मेट को अगर मैं निकाल कर प्रिंट कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने मान लीजिए एक लूप लगा दिया फॉर एफ इन फॉर्मेट्स। तो जितने फॉर्मेट्स का वीडियो अवेलेबल है एक एक करके हमने इसको प्रिंट कराया है। तो ये तो YouTube का कनेक्शन हो गया। ये पहला फॉर्मेट मतलब पहली स्ट्रीम। अब जो पहली स्ट्रीम है उसका जो टाइप है वो है 3GPP। 3GPP बहुत पुअर रेजोल्यूशन का टाइप होता है, मतलब मोबाइल फ्रेंडली ये कह सकते हैं, है ना। इसका रेजोल्यूशन है 114, FPS है 6। तो अब देखो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, माइट भी हम सब लोग इसको ना जानते हो, तो बट एक ओवरव्यू अगर हम ले तो रेजोल्यूशन जितना हाई होगा उतना बेटर क्वालिटी होगी, एफपीएस जितना ज्यादा होगा उतना बेटर क्वालिटी होगी। तो ये दो चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना बेटर हमारा होगा। ठीक है, बाकी डिटेल देखो हम ग्राफिक्स फील्ड में नहीं है, तो जो ग्राफिक्स फील्ड के होंगे वो शायद बेटर समझ पाएंगे इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो अब ये पहली जो स्ट्रीम है अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो आपको ये वीडियो मिलेगा 3GPP। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्ट्रिंग, ये हो गई जीरो इंडेक्स की स्ट्रिंग क्योंकि लिस्ट में मिली है, तो लिस्ट के जीरो इंडेक्स की ये हो गई फर्स्ट इंडेक्स की। तो फर्स्ट इंडेक्स की जो स्ट्रिंग है MP4 है, तो ये थोड़ा सा बेटर क्वालिटी होगी और इसका रेजोल्यूशन भी हाई है और FPS भी इसका थोड़ा बड़ा है। अगला इंडेक्स पर जाएंगे तो है MP4 लेकिन और बेटर क्वालिटी है क्योंकि इसका रेजोल्यूशन और बढ़ गया है। FPS भले ही सेम है लेकिन रेजोल्यूशन इसका बेटर हो गया। तो आप इस तरह से आगे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दो फॉर्मेट की डाउनलोड करके दिखाता हूँ, एक जीरो इंडेक्स की जो बहुत पुअर क्वालिटी होगी और एक सेकंड इंडेक्स की थोड़ा सा बेटर क्वालिटी आपकी होगी। ठीक है, कैसे करोगे? तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये प्रिंट अब नहीं कराते। अब हम इन फॉर्मेट्स में जीरो इंडेक्स के फॉर्मेट्स के पास जाएंगे, इंडेक्स लगाकर जीरो इंडेक्स के स्ट्रीम के पास पहुंच गए और जिस स्ट्रीम के पास आप हिट करते हैं उसी स्ट्रीम के ऊपर डॉट डाउनलोड मेथड आप कॉल करते हैं। तो अब ये डाउनलोड क्या करेगा, इस फॉर्मेट में जिस इंडेक्स पर जो स्ट्रीम होगी वो स्ट्रीम आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में कहाँ सेव होगी वो आप बताएंगे पास। तो मान लीजिए मैं जी ड्राइव के अंदर ही सेव कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट नाम वही हो जाएगा जो आपके यूट्यूब पर वीडियो का नाम है, उसी नाम से जी ड्राइव के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। प्रिंट और मान लीजिए कर दिया मैंने कंप्लीटेड। चलो, तो ये हमारी वीडियो, अगर मैं इसको पहले मैन्युअली दिखाऊं यूट्यूब पर तो ये मेरी ही वीडियो मैंने ही बनाई थी और बहुत सारी पड़ी हुई हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तेरे मेरे दांत या टीथ कैविटी को फिक्स करना है, इसे रिड्यूस एंड हियर द प्रॉब्लम अब स्माइल फिक्स करना है, इजी इजी बुक योर स्कैन नाउ। तो ये वीडियो यहाँ पर रखी हुई है। अब इसी वीडियो को मैं डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पर और इसको जीरो इंडेक्स वाला जो सबसे पुअर क्वालिटी वाला था उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो माइट भी कुछ टाइम लगेगा, देखते हैं। हो गई डाउनलोड आई गेस, है ना, मैसेज लिख कर आ गया था कंप्लीटेड। तो पुअर क्वालिटी है, साइज कम रहा होगा, एक बार देखते हैं कितना साइज का क्या डाउनलोड हुआ है। ये देखो, तो साइज अगर मैं देखूँ तो 5 MB है, नीचे लिख कर आ रहा है 5 MB। तो बहुत पुअर क्वालिटी है। अगर मैं इसको चला कर देखूँ तो वही होगा, इसमें सर ऐड नहीं आएंगे, इसमें क्यों आएंगे? तो वीडियो डाउनलोड करी ना हमने।
अब इसी वीडियो का बेटर क्वालिटी अगर हम डाउनलोड करें तो फर्स्ट इंडेक्स पे बेटर है, सेकंड पे और ज्यादा बेटर है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि इस बार वीडियो का साइज भी हैवी होगा, मुझे लग रहा है 70-80 MB तो होगा ही। तो आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है उस पर भी ये टाइम वेरी करेगा। तो YouTube से आप वो सारी वीडियो जो पब्लिक लिस्टिंग में होती हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब होता है जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करते समय आपसे पूछा जाता है कि इसको पब्लिक रखना है कि प्राइवेट रखना है। पब्लिक का मतलब कोई भी आके इसको देख सकता है, प्राइवेट का मतलब आप उससे बताएंगे कौन कौन देख सकता है, ठीक है, उसका मेल आईडी वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो पब्लिक वीडियो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं जी ड्राइव में, देखते हैं कि थोड़ा बहुत पोर्शन कुछ तो डाउनलोड हो रहा होगा। तो ये हो तो रहा है, साइज अभी 0 है, मुझे लग रहा है एक साथ ही आएगा शायद। चलो वेट करते हैं 2-3 मिनट और। डाउनलोड तो हो रही है ना। तो अगर आप YouTube डाउनलोडर एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो पीछे का लॉजिक तैयार है, सिर्फ आपको क्या करना है, यूजर से यूआरएल इनपुट कराना होगा। जैसा भी आपने पहले से मेंशन कर दिया, आप अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे एंटर यूआरएल। तो ये तो आप किसी भी यूट्यूब डाउनलोड मैनेजर में बताना तो पड़ेगा ही आपको यूआरएल क्या है। फिर आप क्या करें, उस अपने कोड में उस यूआरएल पर जितनी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं उन स्ट्रीम्स को सब ना दिखाएं यूजर को, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा इतनी स्ट्रीम्स देखेगा तो, और वो टेक्निकल टर्म्स है उन्हें जानते ही नहीं होगा। आप जानो कि मीडियम, लो, हाई, 3 ऑप्शन रखोगे। तो लो क्वालिटी में 0 इंडेक्स की स्ट्रिंग को मैप कर देना, मीडियम क्वालिटी में फर्स्ट की कर देना, हाई क्वालिटी में सेकंड इंडेक्स की कर देना, या अपने कोड के अकॉर्डिंग देख लेना। यूजर ने सेलेक्ट करा मान लीजिए मीडियम, दैट मीन्स आपको जितने स्ट्रीम्स हैं उनमें जो फर्स्ट इंडेक्स की स्ट्रीम है वो डाउनलोड करनी है। ये बात आपको एज ए प्रोग्रामर पता होगी, यूजर को नहीं पता, यूजर तो ये पता है मैंने मीडियम क्वालिटी की बात करी थी। फिर आप उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को डाउनलोड करके उसे बता दें। और बेटर करना चाहते हो, जैसे भी हम बैठे बैठे बात कर रहे हैं, तो एक प्रोग्रेस बार लगा दो जिसमें प्रोग्रेस आती रहेगी कि कितनी डाउनलोड हो गई, कितनी रह गई हमारी, है ना। तो इस तरह से आप जो लॉजिक वाला पार्ट है वो तो अब ज्यादा नहीं है, वो तो इतना ही है जितना भी हमने सीखा है। ज्यादा पार्ट किसका है, यूजर इंटरफेसिंग का, कि आप अपनी बातों को यूजर से कैसे बताओगे या उससे कैसे पूछोगे जो आप उससे इनपुट लेना चाहते हो। उसके लिए बढ़िया सा टेक्स्ट फील्ड बनाओगे, प्रोग्रेस बार बनाओगे। आप इसमें टाइमर लगा सकते हो कि भाई इतना टाइम लगा आपकी इस वीडियो को डाउनलोड होने में। तो जितना अट्रैक्टिव करना चाहते हो उतना आपको यूजर इंटरफेसिंग का कोड सिर्फ लिखना पड़ेगा। लॉजिकल कोड की बात करें तो लॉजिकल कोड तो इतना ही है, 5 लाइन का कोड। तो आप अपने पर्पस के लिए कोई वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस कोड से डाउनलोड कर सकते हैं, 5 लाइन का प्रोग्राम बना के। ठीक है, चलिए अब वेट करते हैं। तो मीन भाई ये अपना डाउनलोड हो रही है, होने देते हैं। हम अगली लाइब्रेरी पर स्विच कर जाते हैं, इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, 2-4-5 मिनट में हो ही जाएगी डाउन की बात हो गई। साइज देखें पहले कितना है, 76 MB है। ये 5 MB था, ये 76 MB है, लगभग 15 टाइम्स, 14 to 15 टाइम्स बेटर क्वालिटी होती। देखो चला कर ऐसा बेटर क्वालिटी। And also we use AI to create spell classifier so that ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पाईट्यूब लाइब्रेरी का यूज करके
कोई भी वीडियो जो पब्लिक लिस्टिंग में है उसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। अब सर आगे बढ़ते हैं। अगली लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल करते हैं। शायद मेरे में पहले से होगी, जो भी पढ़ाया लास्ट बैच में। तो अगली लाइब्रेरी का नाम है क्यूआर कोड। आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करना चाहते हैं, लाइक हॉटस्पॉट का पासवर्ड हो गया, या आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं किसी को अपने अकाउंट में, तो आप उसको बार कोड दे सकते हैं, क्यूआर कोड दे सकते हैं कि भाई ये स्कैन कर लो, और इससे आपको डिटेल पता चल जाएगी, अकाउंट नंबर ये है, पासवर्ड है, जो भी है आपको पता चल जाएगी। तो आप अक्सर क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जब किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप क्या बना देते हैं, बार कोड बना देते हैं। अब जैसे हमारे 16 तारीख को कंपनी आई, उस कंपनी के रिजल्ट को देखने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया। अब उस ग्रुप में सबको ज्वाइन कराना था, हमने उसका क्या वगैरह क्यूआर कोड बनाया, यहाँ लगा दिया कि आओ स्कैन कर लो, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके लिए, हमने क्यूआर कोड बनाकर आपको दे दिया, आप स्कैन करके आप काम कर लो। तो अब अगर पाइथन में हम क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, अभी स्कैन करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, स्कैन करने के लिए फिर आपको वो ऐप बनानी पड़ेगी। जैसे आप कह रहे हो कि सर इंस्टाग्राम ग्रुप में हम ज्वाइन होंगे, तो इंस्टाग्राम की ऐप भी तो बनानी पड़ेगी, तभी तो वो आपके स्कैन करके इंटीग्रेट करेगी अपने आप के अंदर। तो अभी हम एक पार्ट इंप्लीमेंट करेंगे कि क्यूआर कोड जनरेट कैसे होता है। स्कैन करने की ऐप हम नहीं बना रहे, वो तो मोबाइल डेवलपर बनाएंगे। यानी कि दो लोगों का फील्ड होगा, एक वो लोग होंगे जो क्यूआर कोड जनरेट करेंगे, फिर स्कैन करने वाली जो मोबाइल ऐप हैं वो बनाने वाले अलग लोग होते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर, आईफोन डेवलपर, वो इस काम को फिर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने मोबाइल का कैमरा यूज करके पढ़ सकते हैं कि हमने क्यूआर कोड के अंदर क्या लिखा है, लेकिन उसका फिर आगे कोई यूज नहीं कर पाएंगे, तो इतना ही करेंगे अभी आज। तो पहले क्या करेंगे, फिर इंस्टॉल क्यूआर। तो क्यूआर कोड नाम की एक लाइब्रेरी है, इसको पहले हम इंस्टॉल करेंगे। अब क्यूआर कोड बन जाने के बाद वो एक इमेज में स्टोर होता है। तो इमेज में कोई भी चीज अगर आप पाइथन में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है पिलो, PILLOW, पिलो। तो पिलो लाइब्रेरी का काम होता है पाइथन में, अगर कुछ भी आप इमेज से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इमेज में कुछ सेव करना, इमेज को एडिट करना, एडिट में क्रॉप करना, रीसाइज करना, कलर चेंज करना इमेज में, या कुछ भी लिखना, उसमें डेट डालना, तो वो सब आप पिलो लाइब्रेरी से आसानी से कर सकते हैं। इसके जैसी और भी 3-4 लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन में सेम पर्पज इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। बट जो क्यूआर कोड लाइब्रेरी है ये इंटरनली पिलो लाइब्रेरी का यूज करती है, और पिलो लाइब्रेरी को आपको ही पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्यूआर कोड इंस्टॉल करा और क्यूआर कोड अपनी डिपेंडेंसी जो पिलो लाइब्रेरी है खुद से इंस्टॉल कर ले, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको खुद ही पिलो लाइब्रेरी को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स कई बार ऐसा होगा कि कोई भी लाइब्रेरी अपनी डिपेंडेंसी भी डाउनलोड करेगी, आपको हेडेक नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उस लाइब्रेरी की जो डिपेंडेंसीज हैं आपको ही डाउनलोड करनी पड़ती हैं। उनमें से एक का नाम हो गया क्यूआर। तो पिलो लाइब्रेरी आई गेस मेरे में पहले से होगी, तो मेरे में लिखा रहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट आपको करना है, ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे। तो ये दो लाइब्रेरी डाउनलोड करने के बाद फिर अपने प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ लिखेंगे import QR। ठीक है, अब QR कोड के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मेक। अब आप इस मेक फंक्शन में एज ए स्ट्रिंग वो इंफॉर्मेशन जो क्यूआर कोड में हाइड करना चाहते थे वो आप यहाँ पर लिखते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए हमने एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते थे यहाँ। तो अब क्यूआर कोड मॉड्यूल का मेक फंक्शन
एक क्यूआर कोड बना देता है और उस क्यूआर कोड में इस मैसेज को हाइड कर देता है। फिर जो क्यूआर कोड बना उस क्यूआर कोड को एक इमेज में भी स्टोर कर देता है और वो जो इमेज बनी वो इमेज हमें मिल जाती है। तो ये सारा काम एक लाइन से हो जाएगा। उसके बाद जो इमेज प्रोग्राम को मिली है हमें अपने प्रोग्राम से अपने कंप्यूटर में कहीं पर सेव कर लेनी है। तो इमेज डॉट सेव कहाँ सेव करोगे? आप जहाँ चाहते हो वहां कर सकते हो। मैं जी ड्राइव के अंदर मान लो इसका नाम कर दिया मैंने माई क्यू आर डॉट, एक्सटेंशन आप अपनी पसंद से जेपीजी पीएनजी कुछ भी दे सकते हैं, मैंने पीएनजी दे। ठीक है, लास्ट में एक मैसेज दिया क्यू आर। इस प्रोग्राम को रन करते समय इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी यूज नहीं हो रहा है जो इंटरनेट की रिसोर्सेज हैं उनका यूज करता हो। जब लाइब्रेरी को आपने पिप इंस्टॉल करा है तो डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की, लेकिन इस प्रोग्राम को रन करते समय इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो दो प्रोग्राम बनाए थे विकिपीडिया और पाईट्यूब, उन दोनों प्रोग्राम को रन करते समय भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो दोनों इंटरनेट रिसोर्सेज यूज करता है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। देखते हैं कहाँ जनरेट हुआ। तो जी ड्राइव के अंदर ये आ गया माई क्यू आर, ओपन करके देखें। अब इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर वही होगा जो आपने इंफॉर्मेशन हाइड करी है। तो अब इसकी स्कैनर ऐप तो हमारे पास है ही नहीं, हमें क्या पता कौन सी ऐप इसे स्कैन करेगी। तो आप अपने कैमरा से इसे स्कैन करके पढ़ सकते हैं, बट उस मैसेज का या उस डेटा का आगे का यूज होगा, कैमरे को क्या पता क्या यूज करना। तो आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके देखिए, कैमरा ओपन करके, जो ऑनलाइन है वो भी कर सकते हैं। सिंपली कैमरा ऑन करिए और उसके बाद टेक्स्ट नाम से एक मैसेज आता है या जो भी आपका मोबाइल है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए क्या आता है। जो आपने लिखा था वो इसके अंदर से टेक्स्ट आपका आ जाएगा। आया किसी का? अब किसी के कैमरे में स्कैन करते ही आ जाएगा, किसी के में स्कैन करने के बाद कोई टेक्स्ट आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करोगे तब मैसेज देखेगा। तो आपका कौन सा हैंडसेट है उसके अकॉर्डिंग कैमरा कैसे बिहेव करता है वो आप देख लें। आप अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से क्यूआर कोड के अंदर हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी और लैंग्वेज में इतनी आसानी से आप क्यूआर कोड को बना सकते होंगे। सिर्फ 2 लाइन का प्रोग्राम है, 2 लाइन में आप एक क्यूआर कोड जैसा काम कर सकते हैं। 4 लाइन के प्रोग्राम से यूट्यूब से वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो पा रहा है किस वजह से? लाइब्रेरीज की वजह से। क्योंकि ये लाइब्रेरीज है ना, तभी तो आप ऐसा कर पा रहे हो। कि मैजिक तो है नहीं कि हम भी नहीं लिखेंगे और लाइब्रेरी भी यूज नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, कोई तो लिखेगा कोड। जावा में, अदर लैंग्वेजेस में लाइब्रेरीज इस तरह की शायद नहीं होंगी, होंगी तो इतनी सिंपल नहीं होंगी कि 2-2 लाइन में काम हो जाए आपका। तो इसलिए प्रोग्रामर को इन कामों को करने में सिंपलिसिटी लगती है। अब एक और, अब इमेजिन करिए कि आप पाइथन का कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, उस प्रोजेक्ट पर यूजर आता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है और फिर कभी लॉगिन करता होगा। ऐसा हो सकता है
कि काफी टाइम तक इनएक्टिव ये यूजर रहा, तो ये अपना पासवर्ड भूल गया, तो अब आप यहाँ पर एक ऑप्शन देते हैं रीसेट पासवर्ड का या फॉरवर्ड पासवर्ड का। तो जब आप यूजर से कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्लिक करो फॉरवर्ड पासवर्ड पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अकाउंट बनाते समय यूजर ने अपनी ईमेल आईडी दी थी, उस ईमेल आईडी पर आप इसके पासवर्ड को सेंड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कई बार बैंक वाले क्या करते हैं, आपके ईमेल पर ओटीपी सेंड करते हैं रादर देन मोबाइल पर, या दोनों पे करते हैं, मोबाइल पे भी करते हैं और ईमेल पे भी करते हैं। तो समझने वाला पॉइंट ये है कि जब ये प्रोजेक्ट सर्वर पे रख दिया गया होगा, तो क्या कोई इंसान मैन्युअली इसके मेल पर मेल करेगा पासवर्ड कि आपने क्लिक करा था फॉरवर्ड पासवर्ड, तो चलो इसको मेल करके आते हैं कि इसका पासवर्ड ये है। क्योंकि इस तरह से अगर सर्वर पे इंसान बैठकर मेल करेंगे मैन्युअली, तो एट ए टाइम तो बहुत यूजर आ सकते होंगे ना जो फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, तो किन किन को मेल करोगे ऐसे आप। तो आपको क्या फीचर चाहिए, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही एक कोड ऐसा होगा, जैसे ही यूजर ने क्लिक करा फॉरवर्ड पासवर्ड, अपने आप इसकी मेल आईडी पर मेल चली जाएगी। तो अब अगर ये प्रोजेक्ट पाइथन के अंदर बनाया जाए, तो वो अपने आप वाला काम होगा कैसे कि हम बिना जीमेल, याहू, रेडिफ ओपन करे किसी को मेल कर रहे हैं। भाई आपसे अगर कोई कहे कि किसी को मेल कर दो, तो पहले आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करोगे, अगर आपका जीमेल पर आईडी है, अगर आपका याहू पर है तो आप अपना याहू में लॉगिन करोगे, तभी तो किसी को मेल कर सकते हो। तो प्रोग्राम क्या कह रहा है पाइथन का कि मुझे बता दो यूजर आईडी पासवर्ड, मैं लॉगिन कर लूंगा आपका अकाउंट में। तो आप पाइथन के प्रोग्राम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। फायदा, आपको वो एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं है जिस पर आप लॉगिन कर रहे हैं आज तक। पाइथन का प्रोग्राम वो अपने आप में एक एप्लीकेशन का बिहेवियर दे सकता है। तो अब सर हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है जीमेल। तो जीमेल नाम की लाइब्रेरी सिर्फ जीमेल के सर्वर से आपका लॉगिन कराकर आपको देगी। आप बोले याहू, रेडिफ, तो उनकी अपनी अलग अलग लाइब्रेरी आती होंगी। जीमेल की आती है, हम यूज कर सकते। तो हम जीमेल की लाइब्रेरी का यूज करेंगे, तो पहले जीमेल की जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना होगा। मेरे में पहले से है, आपके में नहीं होगी तो आप अपना कर लेना सेम कमांड का यूज करते हुए, पिक इंस्टॉल जीमेल। ठीक है, जब ये काम आप कर लेते हैं उसके बाद आप प्रोग्राम में प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे जीमेल मॉड्यूल के लिए। तो जीमेल नाम की लाइब्रेरी है, जीमेल नाम का मॉड्यूल है। उसके बाद यहाँ पर अब जीमेल मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है, अगेन हम उसको फंक्शन मान लेते हैं, और उस फंक्शन का नाम भी क्या है, जीमेल। जी कैपिटल, एम कैपिटल, ए आई एल। तो जीमेल मॉड्यूल के अंदर जीमेल फंक्शन है जिसमें जी और एम कैपिटल है, और ये हमें कनेक्शन बना कर देते हैं या हमें लॉगिन करा देते हैं। किसके अकाउंट में लॉगिन करा देंगे, आप जीमेल फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास कर, एक ईमेल आईडी अपनी जो गूगल पर आपने बना रखी होगी, वो जैसे आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं उसी तरह से, और यहाँ पर पासवर्ड की जगह पर एक अलग पासवर्ड होता है जिसका नाम है ऐप पासवर्ड। तो आप यहाँ पर क्या पास करेंगे, ऐप पासवर्ड पास करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये तो पता ही नहीं क्या होता है, पासवर्ड तो पता है, हम जीमेल का क्या यूज करते हैं, लेकिन ऐप पासवर्ड ये नई चीज आ गई, हमने तो पहली बार सुना। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले जीमेल को बता कर आएंगे कि जीमेल, हम आपके अकाउंट को आपके इंटरफेस से लॉगिन ना कराकर एक प्रोग्राम से हम लॉगिन करा रहे हैं। तो जीमेल क्या बोलेगा, ये तो सिक्योरिटी फीचर है हमारा, आप ऐसे किसी दूसरे से कैसे लॉगिन करा सकते हैं। तो आपको जीमेल क्या करता है, एक ऐप पासवर्ड जनरेट करवाता है आपसे, और ऐप पासवर्ड से फिर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अब ये ऐप पासवर्ड वो पासवर्ड नहीं होता जिससे आप आज तक लॉगिन हो रहे थे, ये टेम्परेरी पासवर्ड होगा, एक समय तक जीमेल इसको सपोर्ट करेगा और एक टाइम के बाद इसको वो अपने आप डिलीट कर देगा।
तो सिक्योरिटी फीचर को ध्यान रखते हुए पासवर्ड की जगह पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, ऐप पासवर्ड। ठीक है, चलो अब कनेक्शन बन गया। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपको अपना कंपोज करना है। जो आप इमेजिन करो, कंपोज का ऑप्शन आता है, कंपोज पे क्लिक करते हैं तो वो कंपोज वाला फीचर प्रोग्राम में अगर आप लाना चाहते हैं तो जीमेल के अंदर एक और फंक्शन है जिसका नाम है मैसेज। मैसेज फंक्शन का काम है मैसेज को कंपोज करना। तो अब ये जो मैसेज बनेगा ये आपका जीमेल डॉट मैसेज, और यहां पर आप बताएंगे, क्या बताओगे, टू, किसको मेल करनी है। उसके बाद कार्बन कॉपी, फिर ब्लैंक कार्बन कॉपी, सीसी, बीसीसी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या रखना है मेल का वो आप बताएंगे। ये सब कीवर्ड आर्गुमेंट लिखने हैं आपको। फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या रखना है, अटैचमेंट, अटैचमेंट्स अगर आप करना चाहते हैं तो एक लिस्ट में जितने चाहे उतने अटैचमेंट आप कर सकते हैं। तो ये सारा आप अपना मैसेज बनाते हैं, और मैसेज बनाने के बाद फिर आप इस कनेक्शन पर इस मैसेज को सेंड कर देते, कनेक्शन डॉट सेंड, और ये उसके बाद मेल आपका सेंड हो। चलो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, पहले जिस जीमेल अकाउंट का यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में उस जीमेल अकाउंट के सेटिंग्स में जाएंगे। कैसे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस ऑप्शन पर जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जिस जीमेल अकाउंट का यूज करके आपको मेल करनी है उस जीमेल अकाउंट में पहले ऐप पासवर्ड को क्रिएट करके आएंगे। तो यहाँ गए मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका सिक्योरिटी, इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन अपना करना है। अगर ये ऑफ है, टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपका ऑफ है तो आपको इसे ऑन करना होगा। जब आप इसे ऑन करेंगे तभी आपका ऐप पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपका ऐप पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो पुराने पासवर्ड मैंने बनाए हैं उनका भी एक्सपायरी नहीं हुआ है तो मैं उनको फिलहाल मैन्युअली डिलीट कर देता हूँ। ऑप्शन नहीं आ रहा।
तो ये पुराना वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ और आपका अब जब पुराना पासवर्ड आपने डिलीट कर दिया तो नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे ऐप, तो यहाँ पर ऐप आप सेलेक्ट करेंगे मेलिंग ऐप, और डिवाइस में आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो कंप्यूटर है वो विंडोज़ है, मैकबुक है या जो भी है। तो मेरा विंडोज़ कंप्यूटर है जिस पर मैं अपना प्रोग्राम रन करूँगा, तो विंडोज़ कंप्यूटर पर जाएंगे, जनरेट। तो आपको अगर पहली बार ऐप पासवर्ड क्रिएट करना होगा तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ढूंढना। फ्रंट पे जहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन लिखकर आता है उसके जस्ट बिलो लिखकर आएगा क्रिएट ऐप पासवर्ड। जब आपका क्रिएटेड होता है तो थोड़ा ढूंढ कर उसे डिलीट करना पड़ेगा जैसे मैं करता हूँ। तो ये आपका पासवर्ड क्रिएट होता है ऐप पासवर्ड। कॉपी करेंगे यहाँ से और अपने प्रोग्राम में यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। जिस जीमेल आईडी का ये पासवर्ड है उसको भी आपको यहाँ लिखना होगा। VCAT Python 1 @gmail.com। तो ये प्रोसेस पूरा हो गया जीमेल के लॉगिन होने। तो अब मैं अपने प्रोग्राम से जीमेल पर इस ईमेल अकाउंट पर लॉगिन कर जाऊंगा यूजिंग दिस ऐप पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर मैसेज बनाता हूँ, तो अभी मैं CC और BCC को इग्नोर कर देता हूँ। सब्जेक्ट मान ली रख दिया मैंने यहाँ पे टेस्टिंग, टेक्स्ट में मैंने सिंपली लिख दिया हेलो। अटैचमेंट में आप क्या करना चाहते हैं, जिस फाइल को आप अटैच करना चाहते हैं उस फाइल का पाथ आप यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में एक इमेज है G ड्राइव के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर, ये फ्लैग वाली इमेज, मैं इस इमेज को अटैच करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने कंप्यूटर पर ये इमेज जहाँ रखी है, जो भी फाइल है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, PDF, PPT, एक्सेल, कोई भी फाइल हो सकती है अटैच करने वाली। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसका पाथ लिखेंगे G: images flag.jpg। कोई और फाइल अटैच करनी है तो कॉमा लगाकर लिस्ट के अंदर आप जितनी चाहें उतनी फाइलों को आप एज अटैचमेंट्स लिख सकते हैं। मैं एक ही लिखता हूँ। तो ये फाइल अटैच होकर जाएगी, ये मैसेज जाएगा, सब्जेक्ट में ये लिख कर आएगा। और अब 2 की बात आती है। तो 2 में आप में से कोई मुझे बता दो अपना ईमेल आईडी जिसका भी इंटरनेट चल रहा हो, चेक कर पाए। बताओ कोई ईमेल आईडी अपनी जो चेक कर पाएगी क्लास में। स्पेल आउट करो, SHIVANAG6@gmail.com। अब सर मुझे एक और को करना है तो इसी स्ट्रिंग में कॉमा लगाकर आप जितने चाहें उतनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। एक और बता दो कोई। SINGH भाई जो लोगों ने बताई है एक बार चेक कर लेना सही मैंने टाइप कर दिया, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। हाँ जी आनंद बताइए। सर मेरा भी ऐड कर लो जीमेल आईडी। बताइए। आनंद शुक्ला। आगे बताएं। 11304 @gmail.com। चलिए ठीक है, तो बस इन 3 पर ही हम लोग मेल सेंड करते हैं। तो ये 3 लोगों को मेल जानी चाहिए। अगर सबकी ईमेल आईडी मैंने सही टाइप करी है और आपने सही बताई है तो ये मैसेज ये फाइल के साथ अटैच हो जाएगा और आपको जो मिलेगा फ्रॉम अकाउंट में ये अकाउंट मिलेगा। तो आपके इनबॉक्स में जब फ्रॉम का नाम आएगा तो ये वाला नाम आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप फ्रॉम में किसी और का नाम डाल दो। जिस अकाउंट से आप लॉगिन कर रहे हैं फ्रॉम में उसी का नाम आएगा। इस प्रोग्राम को चलाते समय क्या इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी हमारे कंप्यूटर में? ऑब्वियस है।
बिना इंटरनेट के मेल कैसे हो जाएगी? ठीक है, तीन लोगों को जो चेक करें अपना अटैचमेंट आ गया। फ्रॉम में क्या नाम लिख कर आया है? चलिए, तो इस तरह से हम जीमेल अकाउंट का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर जैसे ईमेल करने का भी है, मोबाइल पे मैसेज करने का भी है। हमने कहा मोबाइल पे मैसेज करने का भी आता है। तो सर ट्विटर पे ट्वीट करने का भी हमने उसका भी आता है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने का हमने वो भी आता है। तो आप जितना सोच रहे हैं उन सब के लिए पाइथन लाइब्रेरीज आती हैं। थिंग इज आपको उनके नाम पता होना चाहिए, आपको उन्हें पिप इंस्टॉल करना होगा, तब आप उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। तो आप गूगल से पूछ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कौन सी लाइब्रेरी का नाम क्या है तो आप गूगल से पूछ सकते हैं। ठीक है, या पाई पाई पर रैंडमली जाके अपना सर्च कर सकते हैं। तो ये पाई पाइथन की लाइब्रेरी है किसके लिए? ट्विटर के लिए। तो अगर आप पाइथन के प्रोग्राम से ट्विटर पे ट्वीट करना चाहते हैं या किसी ट्वीट को पढ़ना चाहते हैं तो पाइथन के प्रोग्राम से कर सकते हैं। ट्विटर का इंटरफेस यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे अभी हमने जीमेल का इंटरफेस यूज नहीं करा ऐसे। तो ट्विटर पे पहले आप जाएंगे, ये आपसे पासवर्ड क्रिएट कराएगा। वहां पर दो तरह के पासवर्ड क्रिएट कराएगा, एक्सेस टोकन, ऐप पासवर्ड। फिर वो आप अपनी लाइब्रेरी में कहीं बताएंगे, तब जाके आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के लिए भी आता है। मैंने कहा व्हाट्सएप के लिए भी आता ही होगा। व्हाट्सएप के लिए भी आता है पाइथन लाइब्रेरी टू ऑटोमेट इजीली व्हाट्सएप। व्हाट्सएप नाम की लाइब्रेरी है पाइथन में। तो आप कई लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर जो हमारी आती होंगी। पेटीएम की भी आती है। आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो पेटीएम ओपन करने की जरूरत नहीं है, पाइथन का प्रोग्राम बनाकर अपने पेटीएम में लॉगिन करके किसी को ट्रांसफर करो। तो आपको पेटीएम की लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आप जितनी भी चीजें हैं आप उनको कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि सर मोबाइल पर मैसेज करना है तो उसकी लाइब्रेरीज फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है। तो आपको अगर ये करना है कि सर कोई ऐसी लाइब्रेरी बता दो कि मैं अपने प्रोग्राम से मोबाइल नंबर बताऊंगा और मैसेज बताऊंगा, उस बताए गए नंबर पर मैसेज चला जाए, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले आपको उस लाइब्रेरी को परचेज करना पड़ेगा, वो फ्री में अवेलेबल नहीं है, है ना। क्योंकि जब आप किसी को मैसेज करेंगे तो कोई तो नेटवर्क यूज होगा, एयरटेल का, वोडाफोन का, आइडिया का, एक्सवाईजेड, कोई तो नेटवर्क यूज होगा। तो वो लोग फ्री में मैसेज क्यों करवाएंगे? तो इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे, अब पाई पाई पे सर्च नहीं करेंगे, अब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे मैसेज करके कुछ भी, या मैंने लिखा बल्क एसएमएस गेटवे करके लिख दिया, तो बल्क एसएमएस प्रोवाइडर आपको मिल जाते हैं। तो इनका प्राइसिंग आप अगर देखो तो ये ट्रांजैक्शनल मैसेज आप खरीदोगे तो एक एसएमएस 18 पैसे का पड़ेगा। तो आप बोलोगे 18 पैसे तो बहुत छोटी सी बात है, सर 4-5 तो हम अपने आप कर लेंगे 1 रुपये में। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो एक मैसेज खरीद लोगे वो एक थोड़ी देंगे, कितने दे रहे हैं आपको? 10,000 देंगे कम से कम। तो 10,000 एसएमएस खरीदोगे तो आपका एक एसएमएस 18 पैसे का पड़ेगा। अब आप ये नहीं कर सकते एक ही दे दो मुझे, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 1,800 रुपये आएगी। 324 रुपये जीएसटी लग जाएगी उस पर। तो 2,124 रुपये अगर आप खर्च करने को तैयार हैं तो आप अपने जावा, पाइथन, पीएचपी, .NET किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम से आप इस काम को कर सकते हैं। वैलिडिटी अनलिमिटेड है, मतलब आप 1 साल में खर्च करो 10,000 एसएमएस, 1 दिन में खर्च करो, 5 साल में करो, कोई फर्क नहीं। तो ये जैसे जैसे आप अपना एसएमएस पैक बढ़ाते जाएंगे
जैसे अगर हम देखें तो ये आपका 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो अगर आप 5 लाख SMS का पैक खरीदते हैं तो एक SMS 11 पैसे का पड़ेगा। लेकिन आप सोचो 64,000 रुपये लग गए आपके 90। तो सर आप बोलोगे सर कौन खरीदता होगा? बहुत खरीदते हैं खरीदने वाले। ट्रांजेक्शनल SMS कौन खरीदेगा? बैंक वाले खरीदेंगे। अब बैंक है, आप ATM में गए, पैसा निकल गया रात को 2 बजे, तो मैसेज तुरंत आना चाहिए, 24 घंटे सर्विस मिलनी चाहिए। तो बैंक वालों एक दिन में कितने कस्टमर बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं? हमने कहा लाखों। तो उनके तो एक दिन में हजारों SMS उठ जाते होंगे बैंक वालों के। तो बैंक की एप्लीकेशन जिन्होंने बनाई होगी, चाहे वो जावा में बनाई है, चाहे पाइथन में बनाई है, चाहे .NET बनाई है, उन लोगों ने इस तरह की लाइब्रेरीज का यूज करा होगा। मैं यही नहीं करा, यही करी होगी। इस तरह की कई सारी SMS लाइब्रेरीज हैं जिनको हम SMS गेटवे के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब ट्रांजैक्शनल SMS और एक होता है प्रमोशनल SMS। क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्रांजैक्शनल SMS जो होगा वो 24/7 चलेगा। प्रमोशनल SMS 12 घंटे आप सेंड कर सकते हैं, 9 से 9। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मैसेज जा सकता है। 10 बजे मैसेज करोगे तो नहीं जाएगी। दूसरा, ट्रांजैक्शनल SMS, सेम SMS दो लोगों को नहीं जा सकता। ट्रांजैक्शन का है तो उसके लिए होगा, दूसरा क्या करेगा उसको पढ़ते। आपने प्रमोशनल SMS पैक लिया तो 12 से 12 घंटे चलेगा, 9 से 9। लेकिन आपने सोचा कि चलो ट्रांजैक्शनल खरीद लेते हैं और इसी से प्रमोशन करेंगे अपन। तो आप प्रमोशन करने का मतलब क्या है? एक मैसेज को 4 लोगों को दोगे। जैसे ही आप ऐसा करोगे आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा अकाउंट। क्यों? क्योंकि प्रमोशनल SMS हमारा 12 से 12 घंटे काम करता है, वो मल्टीपल लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन ट्रांजैक्शनल नहीं। ट्रांजैक्शनल 24/7 चलता है, लेकिन एक मैसेज 4 लोगों को आप सेंड नहीं कर सकते। जैसे ही करोगे ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट आप। ठीक है। देखो अब चाहे 2 लगे चाहे 3 लगे, इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। अगर एक बंदे के 5 नंबर लगे हैं तो ये तो 5 SMS काउंट कर लेंगे अपने। इस लाइब्रेरी को उससे मतलब नहीं है कि बैंक कौन है, इसको तो अपने काम अपने बिजनेस से मतलब है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ो। तो भाई, तो प्रमोशनल SMS सस्ते हैं। देखो 25,000 का पैक वहां 18 पैसे का था, यहाँ 15 पैसे का है 25,000 वाला, और यहाँ 12 पैसे का ही है। क्यों? क्योंकि 12 घंटे मिलेंगे ना बस सर्विस में, रात को तो मैसेज जाएगा नहीं। ठीक है। और देखो ये वाला थोड़ा इन्होंने महंगा भी कर दिया। 25,000 का यहाँ पर कितना था? 44,000 का था, और ये कितने का है? 35,000 का। तो ट्रांजेक्शन हमारा महंगा है, हो गई। 24 घंटे सर्विस मिल रही है आपको। तो अब क्या करोगे? अब आप यहाँ पर पहले अपना अकाउंट बनाओगे, इस वेबसाइट पे जाओगे, आप अपना अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने का ऑप्शन ये आ रहा है, रजिस्टर नाउ। जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाओगे तो आपको वहां पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा कि पेमेंट कर दो। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे वैसे ही आपको एक अकाउंट ID पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा। और फिर जब आप लॉगिन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड दे के लॉगिन करेंगे, तो आपको उसमें हर लैंग्वेज का डेमो दे रखा होगा। जावा में SMS करने की लाइब्रेरी ये है और सैंपल कोड ये है। पाइथन में लाइब्रेरी ये है और सैंपल कोड ये है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको हर लैंग्वेज का सैंपल कोड दे देकर कैसे SMS करना है वो आपको बताएंगे। 3 से 4 लाइन का होगा बस, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे .NET हो, 3 से 4 लाइन का कोड होगा बस, इससे ज्यादा नहीं है। सिंपली एक URL होगा जिसके क्वेरी पैरामीटर में आपको अपना डिटेल पास करना हो। तो इस तरह से कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो आपको परचेज करनी पड़ेंगी, तब आपको मिलेंगी। ठीक है। चलो, तो अब ये समझ में आ गया कि पाइथन में अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे कोड बनाना शुरू नहीं करना चाहिए। पहले मुझे ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जो मेरे सामने आज आई है, क्या आज से पहले किसी और इंसान को नहीं आई होगी? जरूर आई होगी। आई होगी तो क्या उसने कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा होगा? और अगर ढूंढा नहीं होगा तो नहीं मिला तो उसने हो सकता बना ही दिया होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम उसे भी आई, मुझे भी आई, आगे और भी आएगी लोगों को। अगर वो थोड़ा कॉमन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसकी एक लाइब्रेरी जरूर बनाएगा।
अब उस लाइब्रेरी को वो फ्री करके देगा, उसको चार्जेबल बनाएगा, वो डिफरेंट स्टोरी हो गई है। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या करना है, आपने लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाला काम करना है, हिंदी को इंग्लिश में, जैसे गूगल का होता है। यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखो और जिसमें ट्रांसलेट करना चाहते हो उसमें हो जाएगा। मैं लिखा आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। पंजाबी में जाओगे, पंजाबी में ऐसे जाओगे, तो जिसमें जाना है उसमें चले जाओ। अब आप कहोगे सर मैं पाइथन प्रोग्राम से करूंगा इस काम के लिए, क्या पाइथन के प्रोग्राम से मैं ऐसा कर सकता हूँ? यूजर से बोलूंगा एंटर योर टेक्स्ट, सेलेक्ट योर लैंग्वेज, एंटर। जो उसने टेक्स्ट लिखा और लैंग्वेज लिखी, मैंने उसको ट्रांसलेट करके पाइथन में दे दिया। गूगल पे नहीं करूंगा ऐसा, पाइथन के प्रोग्राम से करूंगा। तो अब आप क्या करोगे, सोचोगे क्या कोई पाइथन की ऐसी लाइब्रेरी है जो इस काम को करती होगी? नहीं पता, गूगल पर जाकर सर्च करना शुरू कर दो, पाइथन लाइब्रेरी फॉर ट्रांसलेशन। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर, मुझे भी नहीं पता, मान लीजिए पाइथन लाइब्रेरी फॉर लैंग्वेज टेक्स्ट ट्रांसलेशन, ऐसे करके मैंने पूरा जितना मैं लिख सकता था अपनी नॉलेज के हिसाब से उतना मैंने लिख दिया। सही गलत अब गूगल बताएगा। तो एक आ गया, गूगल ट्रांस इज ए फ्री एंड अनलिमिटेड पाइथन लाइब्रेरी। तो एक तो ये मिल गई आपको। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो और भी आपको मिलेंगे, एक ट्रांसलेट नाम की लाइब्रेरी मिली, और एक लाइब्रेरी और है जो जनरली गूगल की है, जिसको मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, जिसका नाम है टेक्स्ट बिलॉग। पाई पाई पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो टेक्स्ट बिलॉग। तो इस लाइब्रेरी का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे काम कर सकते हो। तो ऐसी एक नहीं कई लाइब्रेरीज हैं जो इस काम को करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर वो टेक्स्ट ब्लॉक या जो भी आप बता रहे हो करके दिखा दो। तो मैंने एक बात पहले अभी बोली है कि किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए उसकी डिपेंडेंसी भी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो लाइब्रेरी में लैंग्वेज ट्रांसलेट करने की आपको बता रहा हूँ जो होती हैं, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। इनके लिए आपको पहले और डिपेंडेंसीज को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कंप्यूटर में लाइब्रेरी जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाली होती हैं उनका यूज कर पाएंगे। तो अब देखो हिंट तो मिल रहा है कि देखो जर्मन लैंग्वेज के लिए है, ये फ्रेंच लैंग्वेज के लिए है, ऐसे इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, पंजाब के लिए, सबके लिए आती है। ठीक है, चलिए तो आज अब इतना रखेंगे, कल ऑफ रहेगा हमारा, परसों मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इनको करके देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, किसी को बताते हैं तो उसे लगता है हाँ कुछ पढ़ रहे हो कहीं जाते।